तो मेरे नौनिहालों, कैसे हो आज? मैं श्रुति मालवी आप लोगों का स्वागत करती हूँ मोशन लर्निंग में। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 7, जिसमें प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के भाग 5 की बात करेंगे। और इस भाग 5 में हम बात करेंगे सबसे पहले टॉपिक हमारे प्रतिचुंबकीय गुणों की। ठीक है, प्रतिचुंबकीय गुणों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो प्रतिचुंबकीय गुण या प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वो कौन होते हैं, देखिएगा। तो ऐसे संक्रमण तत्व या ऐसे संक्रमण धातु आयन जिनमें सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बेटा, युग्मित होते हैं, है ना। संक्रमण धातु आयन, संक्रमण धातु आयन जिनमें सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं और ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में हल्का प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं। क्या करते हैं बेटा, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर ये हल्का प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं। तो हल्के प्रतिकर्षण की वजह से क्या होता है कि बाह्य चुंबकीय बल रेखाओं को तथा चुंबकीय बल रेखाओं को, चुंबकीय बल रेखाओं को या चुंबकीय रेखाओं को, एक ही बात है, अपने में से गुजरने नहीं देते। जैसे अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित होते थे तब क्या होता था, अनुचुंबकीय पदार्थ अपने में से गुजरने देता था ना, अपने में से गुजरने नहीं देते और बल्कि उल्टा क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। कैसे? यदि आपने कोई एक प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख भी दिया ना, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जो जाने वाली चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो क्या होंगी, इस प्रतिचुंबकीय पदार्थ से थोड़ी सी दूर से होती हुई गुजरेंगी, यानी कि प्रतिकर्षित होती हुई नजर आएंगी। ठीक है, तो प्रतिकर्षण का अनुभव ये करते हैं बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर। अब ये प्रतिकर्षण बल क्यों अनुभव करते हैं, या ऐसा क्या होता है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन होने पर जो प्रतिकर्षण है वो उत्पन्न हो जाता है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में? तो कारण देखिए क्या है कि सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होने पर दक्षिणावर्त घूर्णन वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न म्यू एस चक्रण चुंबकीय आघूर्ण, म्यू एस कौन है, चक्रण चुंबकीय आघूर्ण। तो दक्षिणावर्त घूर्णन वाले इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्पन्न म्यू एस को वामावर्त घूर्णन वाले इलेक्ट्रॉन के म्यू एस द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। मतलब क्या हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो जब भी किसी ऑर्बिटल में, कक्षक में इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं और उनको पेयर्ड किया जाता है, यानी कि युग्मित किया जाता है। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन तो दक्षिणावर्त घूर्णन वाला दिखाया जाता है और एक वामावर्त घूर्णन वाला दिखाया जाता है। इसीलिए जो क्वांटम संख्या है इसके लिए एस की जो वैल्यू होती है वो +½ आती है और एक के लिए -½ आती है। यानी कि एक का घूर्णन कैसा है, दक्षिणावर्त घूर्णन है, और दूसरे का घूर्णन कैसा है बेटा, वामावर्त घूर्णन है ना। तो दक्षिणावर्त घूर्णन वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो भी कुछ ना कुछ म्यू एस उत्पन्न करेगा, है ना। ये दक्षिणावर्त घूर्णन वाला जो है, दक्षिणावर्त घूर्णन वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके द्वारा म्यू एस कुछ ना कुछ उत्पन्न किया जाएगा। और ये कैसा इलेक्ट्रॉन है, ये वामावर्त घूर्णन वाला इलेक्ट्रॉन है।
वामावर्त घूर्णन वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी कुछ ना कुछ म्यू एस उत्पन्न किया जाएगा। तो जिस दिशा में दक्षिणावर्त घूर्णन वाले इलेक्ट्रॉन का म्यू एस उत्पन्न किया जाएगा, उससे जस्ट उल्टी दिशा में वामावर्त घूर्णन वाले का म्यू एस होगा। तो दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। निरस्त कर देंगे तो इसके लिए टोटल जो म्यू एस की वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, है ना। बोलिए, म्यू एस की वैल्यू जो है वो 0 आ जाएगी अगर दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। अतः म्यू एस जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण के लिए उत्तरदायी है वह शून्य हो जाता है, वह शून्य हो जाता है। मतलब क्या है, म्यू एस की जो वैल्यू है बेटा वो कैसी हो जाएगी, शून्य। और आप जानते हैं कि म्यू एस जो है वो कहाँ काम करता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अनुदिश काम करता है। तो जो प्रॉपर्टी या जो गुण जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर आकर्षण अनुभव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल था, वो तो हो गया 0। और आप जानते हैं भाई म्यू नेट जो होता है, जो टोटल चुंबकीय आघूर्ण है, वो किस किस के बराबर होता है, म्यू एल के और म्यू एस के योग के बराबर होता है। अब अपना म्यू एस तो हो गया 0, तो हमारा जो म्यू नेट है वो अब किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ म्यू एल पर डिपेंड करेगा, है ना। म्यू एल पर डिपेंड करेगा, जिसकी दिशा जो है, इसकी दिशा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होती है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत होती है। तो ये अनुभव क्या करेगा, प्रतिकर्षण ही अनुभव करेगा। भाई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के विपरीत यदि म्यू एल की दिशा है तो म्यू नेट भी क्या होगा, विपरीत ही जाएगा, क्योंकि म्यू एस तो 0 हो गया। 0 हो गया तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखे जाने पर ऐसे पदार्थ क्या अनुभव करेंगे, प्रतिकर्षण ही अनुभव करेंगे। ठीक है। अब ऐसे जो है प्रतिचुंबकीय पदार्थ जितने भी आपके जैसे स्कैंडियम का 3+ हो गया, स्कैंडियम में बाह्य 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देने के पश्चात जो स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन बचता है वो कौन सा बचता है, आवर्त गैस विन्यास, अक्रिय गैस विन्यास। अक्रिय गैस विन्यास जो है वो कैसा है, पूर्णतया भरा हुआ विन्यास है। भरा हुआ विन्यास मतलब कैसा, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है, सभी के सभी कैसे हैं, युग्मित है। ऐसे देखिए आप टाइटेनियम का 4+ देखो, है ना। टाइटेनियम के 4+ में भी एक भी युग्मित इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। जिंक में देख लो, जिंक के 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, बाह्य 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर भी जो जिंक है वो कैसा अनुभव करेगा, प्रतिचुंबकत्व का ही अनुभव करेगा। और आपका Cu में से भी 1 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दो तो कैसा अनुभव करेगा, ये भी प्रतिचुंबकीय पदार्थों की तरह बिहेव करेगा। अब प्रतिचुंबकीय जो गुण है उनके बारे में बता दूं कि भाई गर्म करने पर, ठंडा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्या प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ हैं उनको गर्म कर दो तो चुंबकत्व कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी कि प्रतिचुंबकत्व का जो गुण है, प्रतिचुंबकत्व ताप पर निर्भर नहीं करता। पहली बात, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्रतिचुंबकीय पदार्थ को गर्म कर दोगे और बोलोगे नहीं अब तो ये जो है चुंबकत्व जो अपने अंदर प्रदर्शित करने लगेगा और प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो है गर्म करने पर अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल गया, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है। तो प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ हैं उनको गर्म करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि प्रतिचुंबकत्व का जो गुण है उसको तापमान से निर्भर, वो तापमान पर निर्भर नहीं करता। दूसरी बात, जो प्रतिचुंबकत्व है ना बेटा, प्रतिचुंबकत्व सभी पदार्थों में उपस्थित होता है, सभी पदार्थों में उपस्थित होता है। अब आप बोलोगे कि मैडम कुछ पदार्थ तो ऐसे हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ आकर्षण अनुभव करते हैं, फिर आप बोल रहे हो कि प्रतिचुंबकीय सभी पदार्थों में उपस्थित क्यों है? हाँ जी, सभी में होता है। ठीक है। हर एक पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं कि नहीं होते हैं, है ना। अब मतलब युग्मित इलेक्ट्रॉन सभी में उपस्थित होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बाह्यतम जो कक्षक है केवल उनमें उपस्थित होते हैं, बाकी अंदर तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। तो उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या होता है, वहां पर प्रतिचुंबकीय गुण
उत्पन्न हो जाते हैं, परंतु प्रतिचुंबकत्व सभी पदार्थों में उपस्थित होता है, परंतु अनुचुंबकीय या अनुचुंबकत्व होने के कारण, अनुचुंबकत्व या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में यह प्रकट नहीं हो पाता, यह प्रकट नहीं हो पाता। मतलब क्या हो रहा है, प्रतिचुंबकीय जो गुण है वो सभी पदार्थों में उपस्थित होते हैं, परंतु ऐसे पदार्थ जिनमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ना, वो इन पर भारी पड़ जाता है और कैसा अनुभव करवाने लगता है, अनुचुंबकीय गुणों की तरह अनुभव करने लगता है, यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर आकर्षण अनुभव करने लगता है। तो पदार्थ जो है वो सभी प्रतिचुंबकीय तो होते हैं, परंतु यदि एक भी अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय इलेक्ट्रॉन वहां उपस्थित है तो फिर वो पदार्थ कैसा माना जाएगा बेटा, अनुचुंबकीय माना जाएगा। यानी कि वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्या अनुभव करेगा, आकर्षण करेगा। उस एक इलेक्ट्रॉन, मात्र एक इलेक्ट्रॉन की वजह से भी ऐसा होता है। यदि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो इसका मतलब क्या है कि वो पदार्थ अनुचुंबकीय है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने प्रतिचुंबकीय पदार्थों के बारे में पढ़ी, आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगली बात करते हैं हम लोह चुंबकीय गुणों की, है ना। लोह चुंबकीय गुण क्या होते हैं भाई, आपने अभी तक पढ़ा होगा अनुचुंबकीय गुण और प्रतिचुंबकीय गुण, बस दो तरह के गुण आप लोगों ने पढ़े थे। सॉलिड स्टेट में आपने 5 तरह के चुंबकीय गुण पढ़े थे, उसमें से ही एक और है यहाँ पर, क्या, लोह चुंबकीय गुण। तो देखो लोह चुंबकीय गुणों में क्या होता है कि पदार्थों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, यादृच्छिक रूप से उपस्थित रहते हैं। अब यादृच्छिक रूप से जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं वो किसकी तरह बिहेव करते हैं बेटा, छोटे छोटे मैग्नेट्स की तरह, छोटे छोटे चुंबक की तरह वो बिहेव करते हैं, और उनको क्या कहा जाता है बेटा, डोमेन कहा जाता है। आपने फर्स्ट चैप्टर में भी यही चीज पढ़ी है। तो ये जो डोमेन होते हैं, है ना, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में तो कैसे होते हैं, यादृच्छिक रूप से, यानी कि रैंडमली अरेंज होते हैं, कोई किस दिशा में, कोई किस दिशा में, कोई किस दिशा में। जैसे अपन नहीं करते हैं रेसेस में, सारे बच्चे जब हम स्कूल जाते थे, याद करो, है ना, तो स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते हैं रेसेस में कैसे होते थे, सब तितर पितर हो जाते, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई उत्तर भाग रहा है, कोई दक्षिण भाग रहा है ना, ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं। तो बिल्कुल उसी प्रकार से लोह चुंबकीय जो गुण, लोह चुंबकीय जो पदार्थ होते हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इसी तरीके से भागते रहते हैं इधर से उधर रैंडमली, है ना। पर जैसे ही रेसेस खत्म होती है और प्रिंसिपल क्लास में आ जाता है, सब कैसे हो जाते हैं, अलाइंड, सावधान है ना, सब ऐसे हो जाते हैं। तो सबके सब कैसे हो जाए, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर तो सब यादृच्छिक रूप से, यानी कि रैंडमली गति करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जैसे ही बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाया जाएगा, सब कैसे हो जाएंगे, अरेंज्ड हो जाएंगे, सब अलाइंड हो जाएंगे, संरेखित हो जाएंगे, एक रेखा में व्यवस्थित हो जाएंगे। इनकी वजह से क्या होगा, सबके सब एक ही दिशा में मूव करने लगेंगे, है ना, लाइन बनाओ, चलो क्लास में, ऐसा ऐसा, है ना। तो सबके सब कैसे हो जाएंगे, अलाइंड हो जाएंगे, संरेखित हो जाएंगे, और जब संरेखित हो जाएंगे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ क्या अनुभव करने लगेंगे, आकर्षण का अनुभव करने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी इनका चुंबकत्व जो है वो बना रहता है ना, यानी कि ये तब भी जो है चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते रहते हैं। यानी कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लो तो भी ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रति आकर्षित होते रहेंगे, चुंबक की तरह बिहेव करते रहेंगे। जैसे आपने वो छोटी क्लास में वो ऑल पिन वाला प्रयोग नहीं किया था, ऑल पिन वाला प्रयोग किया था कि एक चुंबक लिया था, उसमें एक ऑल पिन लगाया था तो वो चिपक गई थी, दूसरी ऑल पिन उस पहली वाली ऑल पिन के साथ में चिपकाई थी तो वो भी चिपक गई थी, फिर तीसरी ऑल पिन को दूसरी वाली ऑल पिन के चिपकाया था, वो भी चिपक गई थी। ऐसे ऑल पिन की लंबी सी पूंछ बन गई थी, और बाह्य चुंबक हटा लेने पर भी वो सबकी सब एक दूसरे से चिपकी हुई रही थी। थोड़ा काम किया करो यार, आप लोगों को जो प्रोजेक्ट वगैरह देते हैं वो खुद बनाया करो। हाँ, आप लोग पता है सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि अपने प्रोजेक्ट, अपनी प्रैक्टिकल फाइल्स दूसरों से बनवाते हो। मत बनवाया करो, खुद बनाया करो। खुद जब काम करोगे ना, हाँ बहुत टाइम होता है भाई, सबके पास में बहुत टाइम होता है ना। जब हम एक वीडियो सर्च करने के लिए जाते हैं तो हम 50 वीडियो देखते हुए आते हैं, फिर एक वीडियो पर आकर के अटकते हैं, है। तो 50 वीडियो देखने की बजाय सीधा वही टाइप करो ना, एक ही चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारे मोशन वाले चैनल को सब्सक्राइब करो और उसी को देखो। ठीक है, इसका मतलब यही है बात कि जहां जाना है टू द पॉइंट वहीं पहुंचे, टाइम कम वेस्ट होगा। ठीक है, तो
प्रतिचुंबकीय पदार्थों में या लोह चुंबकीय पदार्थों में, इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक रूप से वितरित रहते हैं, वितरित रहते हुए गति करते हैं, गति करते रहते हैं, जिन्हें डोमेन, क्या कहते हैं बेटे, डोमेन्स, जिन्हें डोमेन कहा जाता है। ठीक है, डोमेन कहा जाता है। अब डोमेन्स जो हैं, है ना, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में तो कैसे होंगे, ये सब आराम से इधर उधर घूमते बहराते रहेंगे, है ना, हमारे जो आड़ोती में हम बोलते बहराते रहेंगे, तो डोमेन कहा जाता है। परंतु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, परंतु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर क्या होगा, प्रिंसिपल सर आ गए, सब लाइन में खड़े हो जाओ, है ना लगाने पर ये डोमेन, अब हम इनको क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, है ना। परंतु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर ये डोमेन संरेखित होकर बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर, सब प्रिंसिपल सर की बात सुनने लग जाते हैं ना, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित या आकर्षण अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं। अब अगर प्रिंसिपल सर ने कोई अच्छी बात बता दी तो वो उनके जाने के बाद भी हमारे दिमाग में रहती है ना। देखो, बड़ों की बातें ध्यान से सुननी चाहिए, चाहे आपके काम की हो या नहीं हो। आज अगर काम की नहीं है ना, तो कल आपके काम जरूर आएगी। ठीक है, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा देने पर, सर के चले जाने पर भी उनकी अच्छी वाली बातें जो हमारे दिमाग में रह जाती हैं, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की ओर अनुभव करते हैं उपस्थिति में। तो परंतु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी इन पदार्थों में चुंबकत्व बना रहता है। देखो, अनुचुंबकीय पदार्थों में और लोह चुंबकीय पदार्थों में यही एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है बेटा, अनुचुंबकीय पदार्थ जो थे वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगे रहने पर ही सिर्फ चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करते थे, यानी कि आकर्षण तभी तक था जब तक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित है ना। वैसे वाले बच्चे जो किसी की नहीं सुनते, प्रिंसिपल सामने आया तब तक चुपचाप खड़े रहेंगे, बाद में फिर वापिस मस्त मौले, है ना। और जो अच्छे बच्चे होते हैं आपकी तरह, वो क्या करेंगे, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र लगाने पर तो अनुभव करेंगे ही आकर्षण, परंतु बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी वैसा ही बिहेवियर करेंगे जैसा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में कर रहे थे, है ना। तो अच्छे बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो लोह चुंबकीय क्षेत्र वाले या लोह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने वाले जो तत्व होते हैं वो आपकी तरह होते हैं, और जो अनुचुंबकीय जो पदार्थ होते हैं वो उन बच्चों की तरह होते हैं जिनको जब तक कोई बात समझाई जाए केवल तभी तक दिमाग में रहती, बाद में सब गोल, है ना। तो अच्छे बच्चे ऐसे वाले, खराब बच्चे तो बच्चे होते हो, कोई बच्चा खराब नहीं होता, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लोह चुंबकत्व का गुण रखना है या अनुचुंबकीय गुण रखना है। तो दोनों गुणों में आपको अंतर समझ में आया कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित होने पर या बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जब तक उपस्थित है, यदि तब तक ही चुंबकत्व है तो कैसा है, अनुचुंबकीय पदार्थ। और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने के पश्चात भी यदि चुंबकत्व बना रहे तो कैसा है, लोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, तो बना रहता है। अगली बात इसमें करें कि एग्जाम्पल इसके देखो, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल के जितने भी मिश्र धातु हैं वो सब इस तरह के पदार्थों का निर्माण करते हैं कि मिश्र धातुएं इस तरह के गुण प्रदर्शित करती हैं कि
मिश्र धातु इस तरह के गुण प्रदर्शित करती हैं, लोह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करती हैं। अब देखो लोह चुंबकीय जो गुण है ना, लोह चुंबकीय गुण पदार्थ को गर्म करने पर, पदार्थ को गर्म करने पर समाप्त हो जाता है। यदि आप लोह चुंबकीय गुण की बात करें तो लोह चुंबकत्व जो है ना बेटा, वो अगर पदार्थ को गर्म कर दिए तो ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, लोह चुंबकीय पदार्थों पर आघात करने पर भी, भाई लोह चुंबकीय पदार्थ यदि गिर जाए, टूट जाए, लग जाए, चोट लग जाए, तब भी जो प्रति चुंबकीय गुण है ना बेटा, वो प्रभावित होता है ना। तो आघात करने पर भी, लोह चुंबकीय पदार्थों पर आघात करने पर भी इनका चुंबकत्व कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? कम हो जाता है क्योंकि लोह चुंबकत्व का कारण ही क्या है बेटा, वो जो इलेक्ट्रॉन, जो डोमेन थे, वो सब कैसे थे, एक ही रेखा में संरेखित थे, अलाइंड थे। अब क्या होगा, आघात होगा। आघात होने की वजह से क्या होगा, उनका संरेखण बिगड़ जाएगा और वो वापस से पुनः यादृच्छिक रूप से गति करने लगेंगे और कैसे हो जाएंगे, वापस वैसे के वैसे ही हो जाएंगे जैसे पहले थे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति में, बिल्कुल वैसे के वैसे हो जाएंगे। क्योंकि आघात करने से संरेखित डोमेन पुनः यादृच्छिक हो जाते हैं। तो गर्म करने पर या आघात करने पर इनका जो चुंबकत्व है वो कैसा हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो लोह चुंबकीय पदार्थों में इतना ही। आगे बात करते हैं। अब देखो आपके न्यूमेरिकल्स के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण, यानी कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है बेटा स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंटम। अब प्रचक्रण मात्र है तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से डिपेंड करेगा, म्यू एस पर ही डिपेंड करेगा। और इसको ज्ञात करने का एक सूत्र था, अपन ने पढ़ा था क्या, कि म्यू एस इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस 2। यहां पर एन कौन था, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब ये वाला जो पार्ट है बेटा वो हम सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से, किसके लिए पढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल्स के लिए, है ना, फॉर न्यूमेरिकल्स। मैं यहां लिख भी देती हूँ, फॉर न्यूमेरिकल्स, है ना। इस पर से एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो, यहां से एक न्यूमेरिकल जरूर आता है। आपसे प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण जरूर से निकलवाया जाता है। तो आप क्या करो, अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम डी ब्लॉक के तत्वों की बात कर रहे हैं ना। तो डी जो सब शेल है उसमें मैक्सिमम कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बेटा, 5 रह सकते हैं, क्योंकि 5 कक्षक होते हैं डी में, है ना, डी के 5 कक्षक होते हैं। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी मैक्सिमम कितनी होगी, 5 ही होगी। 1 2 3 4 5, है ना, 1 से शुरू होकर के 5। तो मैं 1 से 5 तक के सभी इलेक्ट्रॉनों का, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का आपको प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण निकाल के यहाँ पर बताती हूँ, है ना। इससे क्या होगा कि आप देखते ही समझ जाएंगे। जैसे ही आपने किसी एलिमेंट या किसी भी कॉम्प्लेक्स का, देखो ये जो प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण है ना बेटा, ये आपको इस चैप्टर में भी हेल्प करेगा और इसके बाद वाला जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर है उसमें भी आप लोगों को हेल्प करेगा। कैसे करेगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए इस यौगिक का प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण निकाल के बताइए। तो सेंट्रल एटम जो होगा वो आपका डी ब्लॉक का एटम होगा, है ना। सेंट्रल एटम कौन होगा, आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा। और डी ब्लॉक के एलिमेंट के आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए और उसमें आपको पता लग जाएगा कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी,
5 तक हो सकती, तो n बराबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और यहाँ पर 5 भी हो सकता है। बोलिए यही हो सकता है ना। अब देखिए इसका चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालेंगे हम, है ना, प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए फॉर लिख देती हूं मैं ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। फॉर n बराबर 1 के लिए s म्यू s इज इक्वल टू अंडर रूट n। अब n की वैल्यू क्या है बेटा 1, देन 1 प्लस 2 कितना हो गया टोटल, म्यू s इज इक्वल टू 2 और 1 3, 3 इंटू 1 अंडर रूट 3। ठीक, इधर भी देखो म्यू s 2 प्लस 2, अब बताओ 2 प्लस 2 4 और 4 2 8, तो म्यू s बराबर कितना 8 अंडर रूट 8 म्यू s। अब आप सोच रहे हो मैडम ये कैलकुलेशन तो हमको भी आती है, अरे रुको जरा सबर करो, है ना, n प्लस 2, एक मिनट, तो 3 इंटू 3 प्लस 2, है ना, ऐसा 3 प्लस 2 कितना हुआ बच्चों 5, 5 3 कितना हो गया 15, तो म्यू s बराबर कितना अंडर रूट 15, और म्यू s इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 2, n प्लस 2 होता है ना, तो n बराबर 4 के लिए 4 प्लस 2 कितना होता है 6 4 24, तो अंडर रूट 24, और इसके लिए म्यू s इज इक्वल टू अंडर रूट n प्लस 2, n प्लस 2 कौन है 5 प्लस 2, 5 प्लस 2 होता है 7 5 35, तो म्यू s जो है वो अंडर रूट कितना हो गया 35, अंडर रूट 35, ठीक है, अंडर रूट 35, 35, अंडर रूट 3, अंडर रूट 8, अंडर रूट 5, अंडर रूट 24 और अंडर रूट 35, इसमें नहीं आते। हाँ, आपने यहाँ छोड़ दिया ना तो आंसर आधा माना जाएगा। आंसर पूरा कब होगा जब आप इसको सॉल्व करोगे। और देखो ये सॉल्व करना आप लोगों ने मैथ्स में सीखा होगा, पर बायोलॉजी वाले और मैथ्स वाले दोनों ही देख लो, क्योंकि मेरे को पता है कि बहुत सारे मैथ्स वाले हैं जिनको भी ये सॉल्व करना नहीं आता होगा, है ना। मैं बताती हूँ आज। देखो भाई अपन तो केमिस्ट्री वाली मैथ्स पढ़ेंगे। हाँ, केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जिसकी मैथ्स भी अलग होती है, अलग ही चलती है अपनी मैथ्स, है ना। तो इधर समझो केमिस्ट्री की मैथ्स। बताइए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक है ना, तो 1 पॉइंट में आंसर आएगा। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 पॉइंट में आंसर आएगा। 3 है तो 3 पॉइंट में आंसर आएगा, 4 है तो 4 पॉइंट में, और 5 है तो 5 पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, अब कितने अजूबे हैं इस दुनिया में? अरे इंडिया का फेवरेट नंबर 7 होता है, 7 फेरे 7 जन्म, है ना, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई है ना, तो 7 हमारा फेवरेट नंबर है, क्योंकि 8वां अजूबा जो है वो हमारे देश में है, कौन है, ताजमहल, है ना। तो 1.7 से शुरू हो जाओ। 7 के बाद बड़ा नंबर है 8, उसके बाद बड़ा नंबर है 9। बताओ 9 के बाद बड़ा नंबर कोई होता है क्या? कोई नहीं होता। तो फिर 9 9 9 ही चलने दो। लगभग लगभग जो इनका बोर मैग्नेटॉन आएगा ना बेटा वो इनके बराबर आएगा। नॉट एग्जैक्टली, मैंने बोला लगभग लगभग, अप्रोक्सीमेटली इनका जो बोर मैग्नेटॉन या म्यू एस होगा वो कितना आएगा, 1.7 बोर मैग्नेटॉन। 2 इलेक्ट्रॉन वाले के लिए 2.8, 3 वाले के लिए 3.9 बोर मैग्नेटॉन, इसके लिए 4.9 बोर मैग्नेटॉन, और n बराबर 5 के लिए 5.9 बोर मैग्नेटॉन आंसर आएगा। तो प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण निकालने का इससे सरल तरीका मेरे को नहीं लगता कि कोई और होगा। आप सीधा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे और 7 8 9 से गिनना शुरू कर देंगे, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, ये मेरी गारंटी है। तो प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण देखा। चलो लगे हाथ एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। M2+ आयन है जिसका परमाणु क्रमांक दे रखा है 25 का प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। अब 25 नंबर का एलिमेंट कौन होता है अपना? पहला नंबर स्कैंडियम, टाइटियम, वेनेडियम, है ना। साइंस, अरे अपने को नहीं याद है स्कैंडियम टाइटियम वेनेडियम, अपने को याद ही नहीं है। अपन ने क्या पढ़ा? साइंस टीचर 21 से चालू करा ना, तो 21 नंबर है। साइंस टीचर विनीता क्रमानी मन, कौन है ये अपना? मन है, मन 25 नंबर वाला, है ना। मन जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 25, है ना, और इसके ऊपर चार्ज कितना है भैया 2+। तो पहले तो अपन Mn का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं, इसकी एटॉमिक स्टेट में जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को सिखाया हुआ है मैंने कैसे। साइंस टीचर विनीता क्रमानी मन, कॉन्फ़िगरेशन क्या है 4s2,
3d5 है ना, 3d5 4s2, 3d5 और 4s2 है ना, पहले आएगी इसके आर्गन गैस। यही कॉन्फ़िगरेशन है। अब ये क्या बोल रहा है, M2 प्लस आयन, भैया इसको Mn को 2 प्लस बना दो। 2 प्लस बनाने का मतलब है कि इसके बाह्यतम कोश से 2 इलेक्ट्रॉन भगा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन भगा दिए तो कितने बचे, 3d में 5 इलेक्ट्रॉन बचे। बताइए कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 5 इलेक्ट्रॉन बचे। अब इसका क्या निकालना है, प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण निकालना। 5 देखते समझ में आ गया होगा आपको, 5.9 है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो इसका प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए इसके लिए n कितना आया, 5 है ना। n कौन है यहाँ पर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो भैया म्यू s बराबर √n प्लस 2। फॉर्मूले में रख दो वैल्यूज, क्या है वैल्यूज, 5 प्लस 2। अब कुछ दिमाग नहीं लगाना है ना, बस छोटा बहुत जोड़ गुणा बाकी कर दो, 5 और 2 7, 7 और 5 35, तो कितना आ गया 5.9 बोर मैग्नेटॉन। बंदा खुश, अपन भी खुश, क्योंकि सामने वाला खुश तो नंबर भी पूरे, नंबर पूरे तो अपन भी खुश। बोलिए बात समझ में आ गई क्या। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रश्न को प्रचक्रण मात्र चुंबकीय आघूर्ण के छोटे से फॉर्मूला से आराम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेरे बच्चों अंतराकाशीय यौगिकों पर। अंतराकाशीय यौगिक क्या होते हैं, देखिए जब भी डी ब्लॉक की जो मेटल्स होते हैं, डी ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं, वो क्या बनाती हैं, एक क्लोज पैकिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर का निर्माण करती हैं, निबिड़ संकुलित संरचना का निर्माण करते हैं। कौन, अपने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो जैसे कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ने निबिड़ संकुलित संरचना इस प्रकार से बनाई, जैसे कि ये देखो, निबिड़ संकुलित संरचना में जो परमाणु होते हैं, धातु आयन या धातु परमाणु जो होते हैं, वो इस तरीके से एक दूसरे के अत्यधिक पास व्यवस्थित रहते हैं, जो आपने फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट में पढ़ा होगा। ठीक है, अब इस तरह की जो संरचना होती है, जो निबिड़ी संरचना या क्लोज पैकिंग जिसको बोलते हैं, अब ये कितनी ही क्लोज हो जाए, इनके बीच में इतना पर्याप्त गैप रहता है कि छोटे छोटे जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन जैसे जो छोटे छोटे परमाणु होते हैं ना, अधातु परमाणु, इनके बीच में जो रिक्ताकाश होते हैं वहां पर आकर के व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या बना लेते हैं, अंतराकाशीय यौगिक बना लेते हैं। मतलब अगर कहा जाए कि तो संक्रमण धातुएं निबिड़ संकुलित संरचना में व्यवस्थित रहती हैं। और इनके अंतराकाशों में पर्याप्त स्थान उपस्थित होता है, जहां पर्याप्त स्थान उपस्थित होता है जहां हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे अधातु तत्व आकर उन पर्याप्त स्थान होता है। मतलब क्या होता है, संक्रमण धातुएं निबिड़ संकुलित संरचना में व्यवस्थित रहती हैं, जहां पर इनके अंतराकाशों में पर्याप्त स्थान उपस्थित होता है, जहां हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे अधातु तत्व आकर के क्या हो जाते हैं, ऐसे जाल में क्या हो जाते हैं, ऐसे बंध जाते हैं। जैसे कि देखो ये अंतराकाश है, ये धातु आयन है या धातु है
अपनी जो डी ब्लॉक की जो मेटल्स हैं ये वो है, वो क्या बना रही है, एक निबिड़ संकुलित संरचना का निर्माण कर रही है। अब इस निबिड़ संकुलित संरचना में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर क्या है, अंतराकाश है। इन अंतराकाशों में क्या हो रहा है कि कोई भी जो छोटे छोटे आकार के हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन से अधातु तत्व जो होते हैं वो आकर के तत्व उपस्थित हो जाते हैं। जिनसे अरस समीकरण मितीय, अरस समीकरण मितीय अंतराकाशीय यौगिक, अंतराकाशीय यौगिकों का निर्माण होता है, यौगिकों का निर्माण होता है। मतलब क्या होता है कि जब धातु के जो निबिड क्लोज पैकिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें आकर के उसके जो अंतराकाश होते हैं उनमें आकर के जब छोटे अधातु जो तत्व हैं जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह आकर के जब व्यवस्थित हो जाते हैं ना बेटा, तो इसकी जो रस समीकरण मिति है, स्टोइकियोमेट्री है, वो कैसी हो जाती है, बिगड़ जाती है ना। बिगड़ जाती तो कैसे हो जाते हैं ये कंपाउंड या ये यौगिक कैसे कहलाते हैं, अरस समीकरण मितीय यौगिक कहलाते हैं। और इन्हें अरस समीकरण मितीय अंतराकाशीय यौगिकों के नाम से आप जानते हैं। तो अंतराकाशीय यौगिक किस प्रकार बनते हैं देखा आप लोगों ने। अब इन अंतराकाशीय यौगिकों की कुछ विशेषताएं भी होती हैं, देखिएगा अंतराकाशीय यौगिकों की विशेषताएं। पहली बात तो ये कि अंतराकाशीय यौगिक बनने की वजह से क्या हुआ है, जहां जहां पर भी धातु के परमाणु उपस्थित थे उनके बीच में जो अंतराकाश था वहां पर भी जाकर के हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे अधातु आयन या अधातु तत्व जाकर के वहां पर उपस्थित हो गए हैं, जिससे इसका क्या हुआ है, अरस समीकरण मितीय कंपाउंड बना है ना। ये अरस समीकरण मितीय यौगिक बनाते हैं, यौगिक बनाते हैं। अब मुझे बताइए कि जब अरस समीकरण मितीय यौगिक बनेंगे तो धातुओं का और अधातुओं का जो रेशो होगा वो जो है वो एक फिक्स रेशो में या होगा नहीं, है ना, कि भाई 1:2 में या 2:3 में ये उपस्थित नहीं होंगे, ये फिक्स रेशो में उपस्थित नहीं होंगे। अब जो कि क्या है कि अंतराकाशों में भी जो है कुछ तत्व आकर के व्यवस्थित हो गए, तो इसकी क्या बढ़ जाएगी, डेंसिटी बढ़ जाएगी, घनत्व वगैरह का जो है वो ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो अंतराकाशीय यौगिकों की पहली विशेषता तो क्या है कि ये अरस समीकरण मितीय यौगिक बनाते हैं। अरस समीकरण मितीय यौगिक यानी कि नॉन स्टोइकियोमेट्री, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन ये लोग कर लेते हैं। दूसरी विशेषता इसकी ये है कि अब अंतराकाशों में जो अधातु जो परमाणु है वो उपस्थित हो गए, जिसकी वजह से इसकी क्या बढ़ जाएगी, घनत्व बढ़ जाएगा, है ना। तो इनका घनत्व धातु क्रिस्टल से अधिक होता है। जो शुद्ध धातु जो क्रिस्टल होता है ना, उनसे इनका जो घनत्व होता है शुद्ध धातु क्रिस्टल की अपेक्षा इनका घनत्व शुद्ध धातु क्रिस्टल की अपेक्षा अधिक पाया जाता है, अधिक हो जाएगा भाई, अधिक पाया जाता है। अगली विशेषता देखिए, अब अगर डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो इनके गलनांक वगैरह के जो मान है वो भी उच्च प्राप्त होंगे, है ना। तो इनके गलनांकों के मान, इनके गलनांकों के मान उच्च होते हैं। अगली बात करें तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता, है ना, इनकी जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो भी कैसी हो जाती है बेटा, उच्च हो जाती है। कैसी हो जाती है, इनकी विद्युत चालकता या विद्युत ऋणात्मकता उच्च हो जाती है। इनकी विद्युत चालकता, इनकी
विद्युत चालकता क्यों उच्च हो जाएगी? क्योंकि इनके अंतराकाशों में जो यौगिक हैं, जो कंपाउंड्स है, वो क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी या जो विद्युत है, विद्युत की उपस्थिति में क्या होगा, वो मूव करने लगेंगे और इलेक्ट्रिसिटी का जो क्या है कंडक्शन करने लगेंगे, यानी कि विद्युत चालकता उच्च हो जाएगी। इनकी विद्युत चालकता उच्च होती है। ये अपेक्षाकृत अधिक कठोर हो जाते हैं। ये अपेक्षाकृत अधिक कठोर हो जाते हैं और इनकी अभिक्रियाशीलता या क्रियाशीलता कम हो जाएगी बेटा। इनकी क्रियाशीलता कम होती है। मतलब क्या हुआ है कि अंतराकाशों में जो छोटे छोटे तत्व आ गए हैं, उनकी वजह से इसकी स्टोइकियोमेट्री बिगड़ गई, यानी कि ये कैसे हो गए हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक या अराशिमीकरणमितीय हो गए हैं। घनत्व जो है, जो प्योर धातु का जो क्रिस्टल था, उसके अपेक्षा इसका घनत्व बढ़ जाएगा। दूसरा, इसके गलनांकों के मान उच्च हो जाएंगे, कठोर हो जाएगा, विद्युत चालकता जो है वो भी उच्च हो जाएगी, परंतु क्रियाशीलता जो है ना बेटा, उसमें कमी आएगी। तो अंतराकाशीय यौगिक और उनकी विशेषताओं के बारे में ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अगली बात करते हैं बेटे हम मिश्र धातु की। अब देखिए मिश्र धातुएं क्या होती हैं। आपको पता होगा कि मेटल्स के जो मिक्सचर होता है, धातुओं का जो मिश्रण होता है, उसे ही मिश्र धातु कहा जाता है। एक या एक से अधिक धातुओं के मिश्रण को ही मिश्र धातु कहा जाता है। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि कोई भी मेटल किसी भी मेटल में मिला करके आप मिश्र धातु बना लो, है ना। कुछ विशेष ही मेटल्स ऐसी होती हैं जो आपस में मिक्स होकर के मिश्र धातुओं का निर्माण करती हैं। बोलो ऐसा ही होता है ना। तो मिश्र धातुएं क्या होती हैं, उनकी डेफिनेशन पर हम यहाँ पर बात करते हैं। तो मिश्र धातुएं तब बनती हैं बेटा जब एक मेटल और दूसरी मेटल, जो भी दो मेटल्स आप लोगों को मिक्स करके मिश्र धातु बनानी है ना, उसमें दोनों मेटल्स का जो भी रेडियस होता है ना, जो भी त्रिज्या होती है, उन दोनों की त्रिज्या में 15% से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए। पहली बात, ठीक है। 15% से ज्यादा का यदि अंतर हुआ तो मिश्र धातु कभी नहीं बनेगी। ये बात आप याद रखिए। तो मिश्र धातु कब बनेगी? ऐसी दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाने से जिनका त्रिज्या का अनुपात 15% से कम हो, ऐसी धातुओं को मिला करके आप किसका निर्माण कर सकते हैं? मिश्र धातुओं का निर्माण कर सकते हैं। तो मिश्र धातुओं की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो क्या लिखेंगे कि दो या दो से अधिक धातुओं का विलयन बोल दूं? हाँ जी, विलयन बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं? अब आप बोलोगे मैडम विलयन यानी कि सॉल्यूशन तो हमेशा लिक्विड सॉल्यूशन होता है, क्यों भाई? सेकंड चैप्टर में आप लोगों ने वेट बाय वेट सॉल्यूशन नहीं पढ़ा क्या? ऐसी कंसंट्रेशन जिनमें सॉल्यूट का भी मास लिया जाए और सॉल्वेंट का भी मास लिया जाए, यानी कि द्रव्यमान लिया जाए दोनों का ही, किसका? विलेय का भी और विलायक का भी, है ना। तो मोलैलिटी निकालते थे आप, है ना, याद करो कुछ। तो वो कैसे होते थे? मिश्रण ही होते थे। मिश्रणों को ही हम विलयन के रूप में भी केमिस्ट्री में बोल सकते हैं। देखिए केमिस्ट्री सबसे अलग सब्जेक्ट है बच्चों। केमिस्ट्री में आप किसी भी दूसरे सब्जेक्ट को मिक्स नहीं कर सकते, है ना। अगर मिक्स कर दिया तो गड़बड़ होगी ही होगी। केमिस्ट्री के फिजिक्स के बहुत सारे चैप्टर्स एक जैसे लगते हैं, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, है ना। आप लोगों को लगता होगा कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह। ना जी, केमिस्ट्री में हर चीज अलग होती है। केमिस्ट्री में बात हम सॉल्यूशन की करेंगे, फिजिक्स वाले बात तार में करेंगे। तो बिल्कुल उल्टा हो गया, धाराएं प्रवाहित होने की दिशा ही बदल गई, है ना। आपने देखा होगा ना गैल्वेनिक सेल में, है ना, एक तरफ तो धारा एनोड से कैथोड और दूसरी तरफ कैथोड से एनोड जा रही है ना। तो फिजिक्स वाले कहाँ देखते हैं? तार में देखते हैं, जबकि हम केमिस्ट्री वाले कहाँ देखते हैं? सॉल्यूशन में देखते हैं, विलयन में देखते हैं। तो ठोस में ठोस का जो मिश्रण होता है उसे भी केमिस्ट्री में विलयन कहा जाता है। तो दो या दो से अधिक धातुओं का विलयन मिश्र धातु कहलाता है। अच्छी बात है, मिश्र धातु कहलाता है ना। अब मैंने आप लोगों को एक चीज बताई कि 15% से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो संक्रमण तत्व जितने भी हैं बेटा, उनकी जो रेडियस होती है, उनकी जो त्रिज्या होती है, पीरियड एक ही अपने खुद के ही पीरियड में वो कैसी होती है? स्कैंडियम से लेकर के जिन तक देख लो आप, है ना। उनकी जो
त्रिज्या होती है उनमें कोई ज्यादा अंतर नहीं पाया जाता है। क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि नाभिकीय आकर्षण जेड इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट यानी कि परिरक्षण प्रभाव दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो क्या होता है कि जो धातुओं की जो त्रिज्या है उनमें बहुत कम अंतर पाया जाता है। बहुत कम अंतर पाए जाने की वजह से जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, जो संक्रमण धातु होती है, वो मिश्र धातुओं का निर्माण करती है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि डी ब्लॉक के, अच्छा बहुत सारे बच्चे डी ब्लॉक ऐसे लिख देते हैं, डी ब्लॉक, ये डी गलत है भाई। कैपिटल डी SPDF में SPDF ये गलत है। आप कभी भी कैपिटल SPDF ना लिखें, आप लिखें SP। अच्छा P ऐसा नहीं बनाना आता, छोटा P बना दो, है ना, PD ऐसा भी बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और F, ठीक, ऐसा भी बना लेते कई बच्चे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, आप पर छोटा बनाओ, है ना। कभी भी ये कैपिटल D नहीं आएगा, है ना। SPDF जब जो नाम है वो लिए गए हैं स्पेक्ट्रल प्रिंसिपल डिफ्यूज्ड एंड फंडामेंटल, ये स्पेक्ट्रल लाइंस के नेम से बेटा, नाम पर आधारित है ये, है ना। तो D ऐसा कभी नहीं लिखना, आप छोटे ही लिखना है SPDF, ठीक है। देखो एडिशनल में जो ये जानकारी आपको मिलती है ना बेटा, ये आपको इंटेलिजेंट बनाएंगी। सबसे बड़ी बात ये, इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं होता कि जिसके नंबर ज्यादा आए वो इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब होता है कि आप में कितना ज्ञान है ना। अब नंबर बहुत सारे आ रहे हैं और कैपिटल D में ब्लॉक लिख रहे हो, गलत बात है ना, तो फिर आपकी मूर्खता मानी जाएगी वो, है ना। तो ऐसे मूर्ख नहीं बनना है, इंटेलिजेंट बनना है। इंटेलिजेंट वो होता है जिसके पास ज्ञान होता है, ठीक है, ना कि नंबर होते हैं, है ना। नंबर ही होते हैं, आपका ज्ञान ही आपको आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो डी ब्लॉक, और सब में सब तरह का ज्ञान हो ये आवश्यक नहीं है। हो सकता है मेरे में भी बहुत सारी कमियां हैं, आप में भी बहुत सारी कमियां हैं, कोई नहीं, जिंदगी है, आगे चलते जाएंगे, कमियां दूर करते जाएंगे, इसी को तो लाइफ बोलते हैं ना। तो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक के तत्वों की त्रिज्याओं में बहुत कम अंतर पाया जाता है। क्यों कम अंतर पाया जाता है? क्योंकि इनके प्रभावी नाभिकीय आवेश व परिरक्षण प्रभाव दोनों विपरीत प्रभाव एक साथ पाए जाते हैं। इस वजह से इनकी जो त्रिज्याएं हैं उनमें अंतर बहुत कम पाया जाता है। यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव दोनों ही विपरीत प्रभाव वाले जो प्रभाव हैं वो एक दूसरे के ऊपर विपरीत तरीके से ही लगते हैं और दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो जो डी ब्लॉक के जो संक्रमण तत्व है उनकी जो त्रिज्याएं हैं उनमें बहुत कम अंतर पाया जाता है। अतः संक्रमण धातुएं आसानी से एक दूसरे के क्रिस्टल में से परमाणुओं को विस्थापित कर सकती हैं और मिश्र धातुओं का निर्माण कर सकती हैं और मिश्र धातु निर्माण कर सकती हैं।
यानी कि जो अधिकतर आपको मिश्र धातुएं देखने को मिलेंगी बेटा, वो संक्रमण तत्वों में से ही देखने को मिलेगी। क्योंकि क्या होता है कि मान लीजिए आपने निकेल का क्रिस्टल लिया है ना, ये निकेल का क्रिस्टल में बना लिया, ऐसे ही एक प्रारूपिक डायग्राम में हल्का सा आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए। तो निकल का जो क्रिस्टल है, इस निकल के क्रिस्टल में है ना सभी तत्व किसके हैं, निकल के ही परमाणु उपस्थित है। परंतु कॉपर का साइज निकल के साइज से बहुत ज्यादा कोई बड़ा नहीं होता है, इनका साइज लगभग बराबर होता है। तो कॉपर और निकल को जब मिलाया जाएगा तो कॉपर क्या करेगा, इस निकल के क्रिस्टल में से निकल के जो परमाणु हैं उनको, ये पीला वाला जो कॉपर है आपका, ये विस्थापित कर देगा और उसकी जगह पर खुदा करके बैठ जाएगा। तो ये किसका निर्माण हो गया, एक मिश्र धातु का निर्माण हो गया। यानी कि जो ये वाला जो तत्व है ये किसका है बेटा, कॉपर का है। ठीक है, ये किसका है, कॉपर का। ये आपका कॉपर है और ये जो व्हाइट वाला नजर आ रहा है ये आपका निकिल है। तो निकिल के क्रिस्टल में कॉपर के जो परमाणु है वो आकर के इस निकल के, यहाँ पे जो निकल थी उसको क्या किया, प्रतिस्थापित कर दिया और खुद जाकर के उसकी जगह पर बैठ गई। तो निकल और कॉपर की जो मिश्र धातु है उसका निर्माण हो गया। निकल और कॉपर की एक मिश्र धातु का निर्माण यहाँ पर हो गया। अब निकल और कॉपर की जो मिश्र धातु है उसका नाम क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, उनके बारे में मैं बता देती हूँ आप लोगों को। तो आप लोगों को ये याद भी रखना है बेटा कि कौन सी मिश्र धातु कौन सी मेटल से मिलकर के बनती है। निकल कॉपर की क्या बन गई, एक मिश्र धातु बन गई। तो ऐसा क्यों होता है कि केवल डी ब्लॉक के ही एलिमेंट्स ऐसा करते हैं, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश और परिरक्षण प्रभाव दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं, क्योंकि विपरीत होते हैं, दोनों एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देते हैं। तो क्या होता है, संक्रमण धातुओं की जो त्रिज्याएं हैं उनमें बहुत कम अंतर पाया जाता है। तो एक मेटल दूसरी मेटल के जो परमाणु हैं उनको क्या कर देती है, उनको हटा करके, उनकी जगह से हटा करके खुद बैठ जाती है ना, खुद बैठ जाती है। तो ये इस तरीके के मिश्र धातुओं का निर्माण करती हैं। और आप ध्यान रखिएगा, मिश्र धातुएं तब बनेंगी जब दोनों की जो दो या दो से अधिक मिलाई जाने वाली मेटल्स हैं उनके बीच में 15% से कम का अंतर होना चाहिए। 15% याद रखना है ना। तो इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं अब कि मिश्र धातुओं के एग्जाम्पल्स कौन कौन से होते हैं। तो मिश्र धातु के उदाहरण देखो, ये रहा नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम पीतल, कांसा, गन मेटल, सिल्वर, जर्मन सिल्वर, ड्यूरालुमिन, मोनल मेटल, कॉन्स्टेंटन, मैग्नीशियम, मैंगनीन, फ्यूज तार, व्हाइट मेटल, है ना। ये सब क्या है बेटा, मिश्र धातुओं के उदाहरण हैं। और जैसे कि नाइक्रोम कौन कौन सी मेटल से मिलकर के बनता है, आयरन, क्रोमियम और निकल से मिलकर के बनता है। ऐसे ही पीतल देखो, कॉपर और जिंक से मिलकर के बनता है। कॉपर को अपन तांबा बोलते हैं, जिंक को अपन जस्ता बोलते हैं। कांसा बनता है टिन से और कॉपर से, है ना। गन मेटल किससे बनती है, टिन से, कॉपर से और जिंक से। देखो आप, अधिकतर जो मेटल है यहाँ पर जिंक, कॉपर वगैरह का इस्तेमाल किया जा रहा है ना। तो जर्मन सिल्वर किससे मिलकर के बनेगी बेटा, निकल से, कॉपर से और जिंक से, है ना। ड्यूरालुमिन मैंगनीज से, कॉपर से, मैग्नीशियम से और एल्यूमिनियम से। मैग्नीशियम देख लीजिए, मैग्नीशियम कहाँ का तत्व है, मैग्नीशियम एस ब्लॉक का एलिमेंट है ना, एस ब्लॉक का तत्व है। एल्यूमिनियम पी ब्लॉक का तत्व है ना, बता ना, पी ब्लॉक में एल्यूमिनियम, याद आ रहा है कुछ। जबकि मैंगनीज और कॉपर जो है वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, है ना। तो ये दोनों की जो रेडियस है, जो त्रिज्याएं हैं, इनमें कॉपर और मैंगनीज से 15% का कम अंतर पाया जा रहा है, इसलिए ये इनके साथ में मिलकर के क्या बना रही है, मिश्र धातु बना रही है ना। मोनल मेटल देखो, कॉपर और निकल, कांस्टेंटन में निकल और कॉपर। अच्छा, जो आगे लिखा हुआ है ना वो ज्यादा मात्रा में है और जो बाद में लिखा हुआ है वो कम मात्रा में है। तो आप बोलोगे कि मैडम ये और ये तो कॉपर और निकल से ही बन रहे, तो दोनों में एक ही क्यों नहीं लिख दिया। ना जी, मोनल मेटल में कॉपर ज्यादा होता है और कांस्टेंटन में निकल ज्यादा होता है, ठीक है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से मिलकर के बनता है। मैग्नीन जो है वो कॉपर, निकल और मैंगनीज, देखो ये मैग्नीशियम है, ये मैंगनीज है ना। कई बच्चे Mg और Mn में कंफ्यूज रहते हैं, नाम पूछ लो वाइवा में। अभी जैसे मैं रिसेंटली जो प्रैक्टिकल्स लेने के लिए गई थी, मैंने कई बच्चों से पूछा कि Mg कौन होता है बेटा, Mn कौन होता है बेटा, तो कंफ्यूज, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ये मैग्नीशियम है और ये मैंगनीज है, ठीक है। फ्यूज तार किस किस से मिल, वो जो फ्यूज वायर उड़ जाता है ना, कई बार हमारी लाइट चली जाती है, अड़ोस पड़ोस की लाइट आती रहती है, तो हम बोलते हैं अरे आ रही है क्या, तुम्हारी लाइट आ रही है क्या, है ना। फिर अपन जाकर के अपना फ्यूज तार देखते हैं। वो फ्यूज तार किससे मिलकर के बनता है, लेड से,
टिन से और कॉपर से मिलकर के बनता है। फिर व्हाइट मेटल जो है वो Sb, Pb और Sn से मिलकर के बनता है। अब बताओ Sb, Pb और Sn कौन है, इसका नाम बताइएगा जल्दी से कमेंट करके, ठीक है। तो अब नाइक्रोम, अब इसको याद कैसे करोगे आप, देखिएगा नाइक्रोम, अब ये इतनी सारी याद थोड़ी रहेंगी, है ना। तो याद रखने के लिए आपको मैं बहुत इजी से एक डायलॉग बना देती हूँ। अपन क्या बोल रहे हैं, नाइक्रोम तो फिकर मत कर, है ना, फिकर नहीं कर, नाइक्रोम फिकर नहीं करने का है, नाइक्रोम फिकर नहीं, हम है ना, मैं हूं ना फिकर नहीं करने का, आप लोगों को लिए भी है ना, आप लोग क्या हो नाइक्रोम, और आप क्या मत करो, फिकर मत करो, तो नाइक्रोम फिकर नहीं। पीतल का ताज अपन लेंगे, पीतल का ताज, ता मतलब तांबा और ज मतलब जस्ता, है ना, पीतल का ताज होता है। संता, सन मतलब Sn और ता Cu, है ना, कॉपर। संता कहां से आया, ठीक है, ये ता मतलब तांबा, है ना, Cu, और ज मतलब जस्ता, जस्ता यानी कि जिंक, है ना। फी करनी मतलब FeCr और Ni, है ना, ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। तो आप लोगों को बस ऐसे डायलॉग याद रखना है, नाइक्रोम फिकर नहीं करने का, पीतल का ताज अपन लेंगे, और संता कहाँ से आया, है ना, संता कहाँ से आया, ये लो जी, संता जी गन लाए। देखो संता, अभी तक तो संता था, पर जैसे गन देखी अपन ने उसके हाथ में, अपन को डर लगा, तो अपन ने क्या बोला उसको, संता जी। क्यों बोला, क्योंकि संता तो यहाँ था ही सही, ZN और आ गया इसमें, तो ये क्या बन जाएगी, संता जी बन जाएंगे। अभी ये संता जी, है ना, जी मतलब जिंक, संता जी लगा देंगे अपन इनके नाम के आगे। अरे अपन बेचारे, है ना, अपन कौन है, अपन है शरीफ आदमी, है ना, और संता अगर गन लिया है तो अपन को संता जी बोलना पड़ेगा, संता जी आप ऐसा हमारे साथ मत करो। तो संता जी यानी कि जिंक वाला जी, संता जी गन लाए, गन लाए मतलब गन मेटल किससे मिलकर के बनती है, संता जी से मिलकर के बनती है। संता जी गन लाए, अब संता जी गन लाए तो क्या हुआ, नेताजी जर्मनी भाग गए। संता जी के हाथ में गन देखी तो नेताजी जर्मनी भाग गए, तो नेताजी, है ना, ने यानी कि निकल, ता यानी कि कॉपर, और जी अपना वही जिंक, नेताजी जर्मनी भागे। संता जी नेताजी को धमकी देने के लिए आए थे, तो जर्मनी भाग गए नेताजी। संता जी के हाथ में बंदूक देखी, है ना। अब जर्मनी जाएंगे तो चल के तो जाएंगे नहीं ना, अपनी कार में बैठ के जाएंगे, कहाँ जाएंगे, एरोप्लेन में बैठ करके जाएंगे। और एरोप्लेन का जो स्ट्रक्चर है वो कौन से मेटल से बनाते हैं, ड्यूरालुमिन से बनाते हैं बेटा। तो ड्यूरालुमिन कहाँ पाया जाएगा, एरोप्लेन में। तो एरोप्लेन में क्या होता है, एक बटन होता है जादुई, है, एरोप्लेन में बैठे कभी, ठीक है। तो एरोप्लेन में जब भी बैठो तो है ना, अपनी सीट के ऊपर एक ऐसा छोटा सा बटन होता है, उसको आप बटन को दबाओ तो वो अलादीन का जो चिराग जैसे घिसते थे ना और जिन्न प्रकट होता था, ऐसे वहां जिन्न प्रकट होते हैं, और आप उनसे कुछ भी मन की मुराद बोल दो वो पूरी हो जाती। कि हमको जूस पीना है, जूस आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा, है ना। वही एयर होस्टेस वाला काम है ना। तो जरूरी नहीं एयर होस्टेस जो है वो फीमेल ही हो, मेल होस्टेसेस भी होते हैं वहां पर, तो कोई बात नहीं। होस्ट करने वाले को होस्ट बोलते हैं, है ना, जो आपको वहां होस्ट कर रहे हैं। तो एल्यूमिनियम जैसा दिखने वाला डूरालुमिन, है ना, ये कहाँ पाया जाता है, एरोप्लेन में पाया जाता है। तो एरोप्लेन में मन क्यों मांगे ऑल, मन क्यों मांगे ऑल, क्यों ऐसी इच्छा करती है कि सब कुछ मंगवा ले। चॉकलेट आ रही चॉकलेट पी लो, खा लो, है ना, कॉफी आ रही कॉफी पी लो, जूस आ रहा जूस खा लो, पी लो, हाँ जो भी खाना पीना है वो चलता रहेगा वहां पर, है ना। तो एरोप्लेन में, एरोप्लेन मतलब डूरालुमिन, एरोप्लेन में मन मतलब मैंगनीज, क्यों यानी कि कॉपर, मन क्यों मांगे, मांगे मतलब मैग्नीशियम, ये रहा मांगे, ये मन है और ये मांगे है, मैग्नीशियम। और ऑल मतलब Al, ALL ऑल लिखते हो ना यार, तो Al ऑल लिख दो यहां पर। अब कौन आया, मोनल मेटल और कॉन्स्टेंटन, है ना। तो एक लड़की का नाम है मोना, है ना,
तो मोना का क्या है, दिमाग फिरता रहता है ना। पर्सनली नहीं ले इसको, कोई भी जिसका नाम मोना हो वो पर्सनली ना ले मेरी बात को। तो मोनल मेटल जो है उसको मैंने ऐसे किया है कि एक लड़की जिसका नाम मोनल होता है, मोना, सोनल, मोनल ऐसा नाम होता है ना, तो मोनल या मोना नाम की एक लड़की है जिसका दिमाग स्थिर नहीं रहता, वो कभी क्या बोलती है, वो कभी क्या बोलती है ना। तो हम क्या बोलते हैं, मोना कांस्टेंट नहीं रहती है ना। तो मोना, इन दोनों की एक ही ट्रिक है, क्या, मोना कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब अपनी जगह पर अटूट, अपनी बात बदलती रहती है ना, अच्छी लड़की नहीं, पर्सनली कोई नहीं रहेगा इसको। मोना कांस्टेंट क्यों नहीं रहती, क्यों यानी कि सीयू, नी यानी कि निकल, रहती, ठीक है। मोना मेटल, मोनल मेटल में कॉपर ज्यादा और कांस्टेंटन में निकल जाता है ना। जो बाद में आया वो बाद में, जो पहले आया उसका ज्यादा वाला मेटल पहले। तो मोना कांस्टेंट क्यों नहीं रहती, है ना, ऐसे अपन उससे पूछ रहे हैं। मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूँ, वरना क्या है आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ मैं इसको पीले से लिख देती हूँ, क्या लिखूंगी, मोना कांस्टेंट, कांस्टेंट, अरे भाई मोना कांस्टेंट क्यों नहीं रहती, क्यों यानी कि सी यू, नी यानी कि एन आई, रहती, है ना। अब आती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ऐसा नहीं लग रहा जैसे किसी से अपन कोई चीज मांग रहे हो, है ना। तो कोई अपने से कुछ मांगने आता है कि भाई फलानी चीज दे दो, डिमकनी चीज दे दो, है ना। तो अपन क्या बोलते हैं, यार मांगना है, मांगना है तो अल्लाह से मांग, तो अल्लाह से मांगू, है ना, अल्लाह से मांगू यानी कि MG। समझ में आ गई बात। मांगना है तो किससे मांगना, ऊपर वाले से मांगना है ना। इंसान तो क्या ही दे सकता है, जो इंसान के पास है वही दे सकता है, ऊपर वाला तो बहुत कुछ दे सकता है। तो मांगना है तो किससे मांगना है, ऊपर वाले से मांगना है, ठीक है। तो एल यहाँ पर था इसलिए मैंने यहाँ लगा दिया अल्लाह, ठीक है। फिर सामने वाला बोले अरे मैं कुछ मांगने थोड़ी आया हूं, तो फिर मानता क्यों नहीं भाई, है ना। तो ये देखो मांगना नहीं है, मैंगनीन यानी कि मुझे कुछ मांगना नहीं है। तो ट्रिक बनाई हुई है, मांगना नहीं, मांगना नहीं है तो मानता क्यों नहीं है, मांगना नहीं तो क्यों नहीं मानता, तो क्यों, नी यानी कि निखिल, मानता यानी कि MN, मानता, देखो MN और ये मांग MG, है ना। तो मांगना नहीं है तो क्यों नहीं मानता है भाई, मान जा, ठीक है, परेशान मत कर। अब फ्यूज तार की बात करते हैं, है ना। अब देखो पिक्चर देखने गए हुए, मान लो पुराने जमाने में जब पिक्चर देखने जाते थे हमारे जैसे, तो वहां पे ऐसे जनरेटर की ज्यादा सुविधाएं होती नहीं थी। गांव वाले थिएटर्स में कहाँ ज्यादा सुविधाएं होती है। तो वो क्या होता था, जैसे फ्यूज उड़ जाता था वहां पर, है ना, इतना लोड पड़ेगा तो फ्यूज तो उड़ेगा ही। तो वहां पे क्या करते हैं बच्चे, सीटियां मारना शुरू कर देते हैं, है ना। तो जैसे फ्यूज उड़ता है वैसे सीटी मार, अरे अपन नहीं करते, लाइट जाते बच्चे चिल्लाने लग जाते मोहल्ले के, है ना, जोर जोर से। तो बड़ा मजा आता है उसमें, करके देखना कभी। तो फ्यूज उड़ा तो सीटी क्यों, है ना। तो क्या बोल रहा है, फ्यूज उड़ा, फ्यूज उड़ा तो सी यानी कि सीसा, लेड, लेड को सीसा बोलते हैं हिंदी में। टी यानी कि टिन, टिन का टी, सीटी क्यों, सीटी क्यों बजाई भाई, मजा आया इसलिए बजाई, है ना। फ्यूज उड़ा तो सीटी क्यों। आज के बाद जब भी फ्यूज उड़े या लाइट जाए तो जोर से चिल्लाना, है ना। और लास्ट में, लास्ट वाले का नाम मैं लिखूंगी ग्रीन पेन से, है ना। तो व्हाइट मेटल जो है उसका देखो, ग्रीन पेन दिखाई नहीं दे रहा है, किसे लिखूं, पीले से ही लिख देते, चलो हटाओ। व्हाइट मेटल वाले का नाम है। तो अब होते हैं ना कुछ बच्चे शरारत में साथ तो देते हैं पर जार शिकायत सबसे पहले करते हैं, है ना। तो वैसा वाला एक आदमी आया तो बोलता है साहब सीटी व्हाइट कपड़ों वालों ने मारी, क्या साहब, है ना। साहब गए, कौन कौन ने सीटी मारी, कौन कौन ने सीटी मारी। तो एक ने शिकायत कर दी कि साहब यानी कि SB सीबॉर्जियम, साहब सीटी, सी मतलब सीसा और टी मतलब टिन, टिन, साहब
सीटी व्हाइट कपड़े वाले ने मारी, व्हाइट कपड़े वाले ने मारी। तो ये हो गए आपके मिश्र धातु के उदाहरण तैयार। आप लोगों से पूछ लिया जाता है कई बार कंपटीशन में भी कि जो इनमें तो कुछ भी एक एग्जांपल दे देंगे और आपको बोलेंगे बताइए ये मिश्र धातु कौन कौन सी मेटल से मिलकर के बनती है। तो ये डायलॉग याद रहेगा तब जाकर के वो याद रहेंगी। डायलॉग कितना प्यारा है, देखिए। नाइक्रोम फिकर मत करो, पीतल का ताज होता है ना। संता कहाँ से आया, संता जी गन लाए, नेताजी जर्मनी भागे। जर्मनी भागेंगे तो एरोप्लेन से भागेंगे, ऐसे भगते भगते थोड़ी ना जर्मनी पहुंच जाएंगे। एरोप्लेन में मन क्यों मांगे, ऑल। ठीक है, मोना कांस्टेंट क्यों नहीं रहती, पहले मोना लिखा है तो कॉपर जाता, कांस्टेंट बाद में लिखा है तो निकल जाता। मांगना है तो अल्लाह से मांग, मांगना नहीं तो क्यों नहीं मानता। फ्यूज उड़ा तो सीटी क्यों, साफ सीटी व्हाइट कपड़े वालों ने मारी। ठीक है, तो ये इस तरीके की एक छोटे से डायलॉग वाली ट्रिक होती है जिनकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, इन मिश्र धातुओं को आराम से याद कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा, मुझे पूरा पक्का पता है कि आप लोगों को बढ़िया से मजा भी आया होगा और आप लोगों का जो टॉपिक है वो भी अच्छे से तैयार हुआ होगा। ठीक है, आगे की बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए मैं श्रुति मालवी आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार, अच्छे से पढ़िएगा। आशा करता हूँ हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।